वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग का जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम जो है का नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है। आपको पता ही है कि आपका रोस्टर क्लियरेंस तो ऑलरेडी हो ही चुका है। 6 से लेकर 8 वाले साथियों का जो है 30,000 से ऊपर वैकेंसी है, इवन 32-33 हज़ार है। हालांकि कुछ सीटें उसमें बढ़ेगी भी। साथ ही साथ 9th-10th वालों का जो है 18-20 हज़ार के करीब उनका भी है, और साथ ही साथ 11-12 वालों का है। मोटा मोटी जो वैकेंसी दिखाया गया 70 है, लेकिन मेरा जैसा अनुमान है कि ये वैकेंसी जो है बढ़ के 1 लाख के करीब होने वाला है लास्ट टू लास्ट तक, क्योंकि सीट जो है कुछ रख लिया गया है। तो साथी, अगर अभी तक आप तैयार नहीं है, सीरियस नहीं है, तो बीपीएससी ट्री 2.0 के लेकर सीरियस हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो मुद्दा अभी चल रहा है मार्केट में, ये चलता रहेगा। ठीक है, जो सरकार का अपना लफड़ा है वो सब चलते रहता है। आप जो है अगर तैयारी नहीं करना तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है, देखिए आपका सिलेक्शन अगर पिछले वाले में हो रहा होगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाय द वे अगर आपका थोड़ा भी नंबर कम आ रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, अब फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन के बाद जो है फिर से इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आना है। एक एक वैकेंसी में 7-7 साल जो है लटक जाता है। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, और ये भी कन्फर्म है कि आपको भी पता है कि एग्जाम वैकेंसी कभी भी गिर सकता है। तो आप बिना टाइम को वेस्ट किए हुए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप बनाइए, दोस्तों में जो है माहौल बनाइए, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो और इधर मैं आप लोग का जो है कोर्स चला रहा हूँ बीपीएससी ट्री 2.0 का 40 नंबर का, जो आपका 6 से लेकर 12 में जो कॉमन प्रैक्टिस पेपर है, उसका ऑलरेडी का मैं 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। साथ ही साथ आपका जो है क्लास 10th के हिस्ट्री पॉलिटी को कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्लास 9th का जो है आपका ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एमसीक्यू। उसके साथ साथ आपका जो है इकोनॉमिक्स भी लगभग 3-4 चैप्टर हो चुका है। अब मैं बहुत जल्दी आप लोग का साइंस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथियों। टेस्ट सीरीज नंबर 15 का जो 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर होता है, उसका सबसे पहले मैं जीके पार्ट स्टार्ट करता हूँ। आपको पता ही होगा, अगर पहले से आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 दिसंबर को जो है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है बिहार का जीआई उत्पाद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कतरनी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा सोमेश्वर श्रेणी के विश्वम्भरपुर के पास जो है चौथका चौर के पास हुआ है। ठीक है, गंडक नदी के समानांतर है, पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। आगे कहा है कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरौनी में। सबसे बड़ा जो है बिहार का कारखाना कहाँ पे? बरौनी में। आगे कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, डिंग लीरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सही कथन जो है इसमें गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको पता करना बनाना पड़ेगा। जैसे CO2 हो गया तो इसमें कितना हो गया? एक कार्बन हो गया, और दो आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना। तो एक कार्बन में क्या होता है? देखिए ऐसे होता है कार्बन जो होता है 6C12 होता है, और ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? तो 8 ऐसे लिखता है, 16 लिखता है। इसका मतलब समझ में आता है आपको? ये परमाणु संख्या हो गया।
ठीक है, और ये हो गया द्रव्यमान संख्या। मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितना है, 8 है, ठीक है। और एक कार्बन में कितना, 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2। CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो एक ऑक्सीजन में परमाणु परमाणु की संख्या जो होती है उसी को प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परमाणु की संख्या को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। तो ऑक्सीजन में आपका जो क्या है, परमाणु संख्या 8 है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या एक ऑक्सीजन में 8 है। तो 2 ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन में हो जाएगा टोटल आपका 16 प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब कार्बन में आते हैं, तो कार्बन 1 है, तो एक कार्बन में यहाँ परमाणु की संख्या कितना दिया गया, 6। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। तो 16 और 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है समझने वाला, रटिएगा नहीं, रट के आप काम नहीं चला पाइएगा। चलिए आगे करा कि केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध में क्या है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे कह रहा है कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसे होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब इसके पास इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि ब्लेड को ही गला सकता है। इसीलिए आप देखते हुए अगर छोटा मोटा चीज़ आप खाते हैं पेट में, पेट उसको जो है पचा उछा लेता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है। मोलस्का क्या होता है, जंतु का संघ है, ठीक है, आपको पता होगा। तो कह रहा है कि मोलस्का संघ का कौन सा उदाहरण नहीं है जंतु, बताइए साथी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनखजूरा। मतलब आपको पता होना चाहिए, जो है ऑक्टोपस हो गया, घोंघा हो गया, सीपी हो गया, ये सब क्या है, मोलस्का का उदाहरण है। आगे करा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, पावो क्रिस्टेसस होता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ का नाम जो है आप ध्यान रखिएगा, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी उल्लू का पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मनुष्य मनुष्य का ही वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है, ठीक है। आगे कह रहा है कि चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत के लिए जो है चोल काल बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस काल की विशेषता यह थी कि यहाँ इस काल की जो समझिए एक तरह से प्रमुख विशेषता थी उसमें थी स्थानीय स्वशासन। और आपको पता है ग्राम पंचायत जो स्थानीय लेवल का स्वशासन है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है 2 भाग में बट गया था जैन धर्म। दिगंबर आपको पता होगा, जो नंगे रहता है उसको दिगंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसको क्या बोलते हैं, श्वेतांबर बोलते हैं। तो श्वेतांबर के जो संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे, तो से श्वेतांबर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्थूलभद्र है, ठीक है। और आपका दिगंबर के कौन है, तो भद्रबाहु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल। और गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है आपका, ये उत्तराखंड वाला एरिया को जो बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। और ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्टार्ट करने का श्रेय जो है अलेक्जेंडर रीड को जाता है, ठीक है। रीड और मुनरो के समय हुआ था। आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ढाका में हुआ था, ठीक है, जो कि अभी बांग्लादेश की राजधानी उस समय, हालांकि आज़ादी से पहले तो सब एक ही था ना, ठीक है। तो वहीं पे हुआ था आपका मुस्लिम लीग का स्थापना। आगे कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के डैश नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, कौन से नारा को। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुर जो है किस साम्राज्य की राजधानी तो थी।
तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में गृह युद्ध जो है कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1861 से लेकर 65 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियां और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका आर्टिकल मतलब 74, ठीक है, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद डैश, बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है, और एक जो है संवैधानिक निकाय है। आगे कह रहा है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंडल आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग आपको पता हो गया, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को जो है दर्शाता है। बलवंत आयोग जो है आपका, बलवंत आयोग आपको पता है किस किस पे आया था, तो ये आपका आया था पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष जो द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। महान विभाजक वर्ष 1921 को जाना जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्वारीय बंदरगाह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांडला, और पता है आपको कहाँ पे है, तो गुजरात में है, गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जो है पानी में तैरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झांबा जो है प्यूमिस चट्टानें जो है पानी में तैरती है, ठीक है। तो बहुत सारा इससे साइंस है, लॉजिक है। चलिए आगे कह रहा है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ये बुखार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, परागकण के कारण। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है इस सेट का जीके का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओजोन क्षय ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है, तो फ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC है, जो कि आपका AC वगैरह से निकलता है। तो साथ ही बने रहिए सेशन में, क्योंकि अब हम आते हैं मैथ्स वाले जो है पार्ट पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। कह रहा है कि कोई वस्तु को हम 18% के लाभ पर बेचते, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि यह 49 रुपया अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। कहने के मतलब है कि अगर हम मान के चले कोई चीज़ खरीदे, किताब खरीद लिए 18% लाभ पे बेचें, फिर कह रहा है 25% लाभ पे उसी चीज़ को बेचेगा, तो बच्चों जो 25% लाभ वाले पे जितना पे आपको आमदनी हो रहा है, 18% वाले लाभ वाले आमदनी को घटाइएगा तो 49 रुपये का उसका अंतर हो जाता है, यही कहना चाह रहा है और कुछ नहीं। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा, पहले उसको समझिए। 25% लाभ में से, ठीक है, 18% जो है आपको अगर लाभ वाला घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 49 रुपया। तो 7% का क्या हो जाएगा, लाभ का यूनिट क्या हो जाएगा 49। तो 1% वाला का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 रुपया, ठीक है ना। अगर हमको जो है तो 100% क्या हो जाएगा, आपको पता है क्रयमूल्य हमेशा 100 पे निकलता है, 1% का कितना आ गया 7, तो आपको पता है क्रयमूल्य हमेशा कितना 100 पे निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 700। अब इसको देखिए क्रॉस चेक भी कर लीजिए, 700 को 18% लाभ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 126 हो जाएगा। 700 का 25% लाभ लीजिए तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। दोनों को घटाइए, 175 माइनस 126 कीजिए, 49 रुपये आ रहा है ना।
यही आंसर हो जाए। क्रॉस चेक करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाण बताइए। परिमाण का मतलब होता है आपको पता है, जो तीनों भुजाएं हैं उसका जो है लंबाई का योग, ठीक है। किसी भी चीज़ के परिमाप का मतलब होता है कि जितनी भुजाओं से वो घिरा क्षेत्र है उसका जो है भुजाओं का योग बताना। मतलब समझिए कि एक तरह से जो है उसका जो है समझिए कि आप अगर मान के चलिए बाड़ी लगा रहे हैं, बाड़ी जानते हैं ना गाँव वगैरह में लगाता है, तो टट्टी लगाता है चारों तरफ से साइड से, उसी को कहते हैं एक तरह से परिमाप हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3/4 गुने भुजा मान लिया यक्स है तो ठीक है, तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है इसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये कितना दिया गया 36√3, तो यक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36√3। आपको पता है समीकरण के नियम से यहाँ ये गुना में तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 4/√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, क्या हो जाएगा 144। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 44, 144, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका पता है, यक्स बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का जो है लंबाई आ गया। तो समबाहु त्रिभुज कितना 3 भुजाओं का होता है, तो एक देखिए ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सा है। अगर तीनों भुजा बराबर होते तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि बी और सी जो है काम का प्रारंभ करते हैं और वो 6 दिन काम करके उस काम को छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ये अकेला कितना दिन काम करेगा। इस क्वेश्चन को इतना बार बता चुका हूँ, जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े होंगे उनको जो है अब ये मुंह पे बन जाएगा। देखिए ऐसे हम इसको बताया, तो देखिए ये सबसे पहले ए बी सी को लिख लीजिए। ए 24 दिन में एक काम को ख़त्म कर देता है, बी जो उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी जो है आपका 18 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका काम का डेट दिया रहेगा प्रत्येक का कि अलग अलग इतना इतना दिन में कंप्लीट करता है, उस तीनों के डेट को लेके उसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम सामर्थक निकाल लेंगे। तो इसका लघुत्तम सामर्थक निकालिए तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये क्या हो गया कुल कार्य हो गया, कितना कुल कार्य इतना करना है तीनों को मिला के। अब देखिए 24 जो दिन में ये काम करता है 360 काम को करता है, इसका मतलब एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा उसका, तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन का क्षमता ए का कितना हो जाएगा 15, बी का कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 20 दिन में जो है 360 भाग काम करता है, इसका मतलब एक दिन का 18 भाग हो गया। सी हो गया आपका 20, ठीक है, 18 में 360 से भाग दे दीजिए तो 20 हो जाएगा। कहने का मतलब है क्या कि एक दिन में एक मतलब ए का क्षमता कितना आ गया 15, बी का आ गया 18 और सी का आ गया 20, ठीक है। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि बी और सी जो है 7 काम प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और क्या इतना 6 दिन तक काम करता है। बी और सी का देखिए कुल क्षमता कितना है 18 + 20 38 हो गया, 38 से हो गया 6 दिन काम करा, देखिए 38 गुने 6, तो 38 गुने 6 कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 228, ठीक है ना। इसको गुना कीजिएगा तो 228 हो जाएगा, ठीक है। तो 228 भाग जो है काम बी और सी करता है, ठीक है। तो 360 में से 228 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 360 में से देखिए कुल कार्य कितना था 360 था, ठीक है। ये बी और सी मिलकर कितना काम कर लिया, तो 38 गुने 6 मतलब 288 भाग कर लिया था, 288 कार्य कर लिया, इसका मतलब बचा कितना, तो 360 में से जो है सॉरी दोस्तों 228 हो जाएगा ये, ठीक है, ये जो है 228 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 कुल कार्य है, इसमें से 228 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको करना आप 360 में से 228 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका कुल जो हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है ना। 132 जो कार्य बचा हुआ वो केवल 6 क्या कहते हैं सॉरी ए अकेले काम करेगा। तो ये का जो है आपका क्षमता कितना है पता है आपको, ये का क्षमता कितना है, तो ये का क्षमता आपको पता ही है 132 कार्य बचा हुआ है, तो ये का क्षमता आपको कितना पता है, देखिए 24 दिन में काम करता था या कुल जो है कार्य कितना था 360, तो इसका क्षमता 15 था, तो इससे भाग दीजिए 15 में 132 से भाग दीजिएगा, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो पूर्णांक में आ जाएगा आपका जो है 8 पूर्णांक, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते 5 3 15 हो जाएगा, 44 या 132 हो जाएगा, तो इसको जब भाग दीजिएगा तो 8.4/5 दिन में जो है ये अकेले इस काम को कंप्लीट कर लेगा जो बचा हुआ काम है, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि ये जो है आपका बॉडमास का नियम है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए बॉडमास का नियम क्या कहता है,
सबसे पहले BOD, इस बात को समझ लीजिए, MAS, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ठीक है ना। ब्रैकेट में आपका सबसे पहले छोटा का होगा, फिर मीडियम का होगा और सबसे लास्ट में बड़ा का होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दो तरीके का ब्रैकेट दिया है, एक बड़ा है और एक जो है छोटा दिया गया। तो पहले इसका क्रिया होगा, ठीक है। चलिए ब्रैकेट समझ में आ गया। उसके बाद जो है सबसे पहले ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद जो है बड़ा ब्रैकेट का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ओ मतलब ऑफ होता है। देखिए एक ऑफ मतलब का मतलब भी गुना होता है और सिंपल गुना का मतलब भी गुना होता है, लेकिन का वाला जो गुना है उसको पहले करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन भाग वाला क्रिया होता है, लास्ट में जो आपका मल्टीप्लाई और एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस नियम को फॉलो कीजिए और इसको बनाइएगा तो आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा। सिंपल और सिंप्लीफिकेशन है तो इसका आंसर आ जाएगा 2/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार जो है 7.2 सेंटीमीटर और सम्मुख भुजा से आधार पर लंब जो है 3.2 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसे जो एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया, ठीक है ना, इसे दिया गया है एक समानांतर चतुर्भुज, ये समझिए कि समानांतर एक दूसरे के, ठीक है। कह रहा है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार जो है 7.2 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसी के सम्मुख जो है भुजा से आधार पर लंब कितना 3.2 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको, आधार गुने ऊंचाई, तो 7.2 और गुने जो हो जाएगा क्या 3.2, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 23.04 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 8 पाई वर्ग इकाई है, तो गोले का आयतन बताइए। तो आपको पता होना चाहिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। जहाँ r क्या है तो त्रिज्या है, ये कितना दिया गया 8 पाई। इसको रट लीजिएगा, देखिए जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा आपको जो है खासकर मेंसुरेशन में कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर जो है संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल होता है। जैसे गोला का मतलब क्या हो गया, एक समझिए बॉल है, बॉल में मान के चलिए पूरा जो है और उसमें जो बॉल जो खाली रहता है ना अंदर से पूरा चीज़ भरा रहेगा, तो समझिए कि एक तरह से गोले का काम करेगा, ठीक है। जैसे आटा का लोई ले लीजिए ना, पूरा गोल कर लेते हैं तो एक तरह से गोले का काम हो जाता है। 4 पाई r स्क्वायर जो है 8 पाई के बराबर है। तो देखिए पाई से पाई काट दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा √2 जो है इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये इकाई में दिया गया है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि आयतन पूछ रहा है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो गोले का आयतन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए, r की जगह पे कितना √2 का जो है क्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई गुने 2√2, ठीक है। तो ये जो आपको इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8√2/3 पाई घन इकाई हो जाता है, क्योंकि आयतन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है कि पैडल्ड शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, पैडल्ड क्या है, तो इसमें आपका देखिए कुल लेटर कितना 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 लेटर को सजाने का तरीका क्या है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर सब का सब जो है अलग अलग होता है तो उसको हम 7 फैक्टोरियल से सजा देते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपका जो है क्या आते हैं राम है, राम को हमको सजाना है तो कितने तरीके से सजा सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको जो है हम 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारा का सारा लेटर अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सारा का सारा लेटर अलग नहीं है, कुछ लेटर जो सेम है, जैसे डी जो है 3 बार आया है, तो इस केस में क्या करते हैं 3 फैक्टोरियल से जो नीचे भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका क्या हो गया 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल बट्टे क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। आपको पता है 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 से लेकर 7 तक गुना। तो 1 से लेकर 7 तक गुना कीजिए, 1 गुने 2 गुने 3 डैश 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 करके 7 तक बटे 1 गुने 2 गुने 3। तो देखिए आपको पता है 1 गुने 2 गुने 3 से 1 गुने 2 गुने 3 ऊपर वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, इसको गुना कीजिए तो 4 पंचे 20 छः 120 सत्ते 840, तो 840 हो जाएगा आपका कुल, ठीक है। कुल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये तरीका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और उसका मैं कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन बता चुका हूँ। एक बॉडमास का क्वेश्चन आपको मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि आप लोग उम्मीद करता हूँ कि कर लेंगे, क्योंकि आप लोग खुद जो है
बीएड के साथी है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग से इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको आता होगा। हालांकि मैं फिर भी तरीका बता दिया हूँ, फिर भी आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। बहुत जल्दी जो है आप लोग का एनसीईआरटी का सेशन जो है 6 to 8 वाले में ज्योग्राफी का पूरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज अब जो है आप लोग पे ही पूरा समय दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सारे साथी जुड़ जाए 6 to 8 वाले। एनसीईआरटी का मैं पूरा सेशन कंप्लीट करवाने में के लिए पूरा जो है आप इसी पे टाइम दूंगा। साथ ही साथ आपका 9th-10th वाला का जो भी है वो चलता रहेगा। देखिए आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ कि 6 to 8 वाले साथी ये नहीं समझे कि केवल 6 to 8 का सिलेबस हमारा है, आपका लेवल 9th-10th का रहेगा। ठीक है जी। हाँ, अंतर क्या रहेगा कि आपके पेपर में और 11-12 सॉरी 9th-10th वाले भाई के पेपर में आप लोग का अंतर ये रहेगा कि थोड़ा लेवल का अंतर रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो है आपका 10th तक उनका भी पूछा जाएगा, आपका भी पूछा जाएगा। ज़्यादातर वेटेज 9th-10th का सिलेबस का रहेगा, चाहे 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 9th-10th का एग्जाम दे रहे हैं। 6 to 8 में वही चीज़ जो मतलब बेसिक ग्रुप में दिया गया है, आप 9th-10th तो थोड़ा फास्ट ग्रुप में पढ़ते हैं, यही चीज़ है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है। और जिन साथियों का मैथ्स का प्रॉब्लम है तो आप घबराइए नहीं, आप लोग का मैथ्स पे करवा दूंगा। एनसीईआरटी से समय मिला हमको तो आपका जो एक एक चैप्टर करके ख़त्म करवा दूंगा। तो अगर किसी को डाउट हो मैथ्स वगैरह तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग एक अपना क्या कीजिए, ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, ताकि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे भी सहूलियत हो। आप लोग ग्रुप बना लीजिए, जैसे वीडियो डालो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं देखिएगा तो जो इंटरेस्ट अंदर से जगता नहीं है। तो ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो उतना ज़्यादा अंदर से उत्साह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्यार बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है साथी, तो चलते हैं, विदा लेते हैं। तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।